हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल पर नीट यूजी से संबंधित फिज़िक्स की स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में नीट के संबंध में ब्रीफ में जानेंगे कि नीट क्या होता है। नीट एग्ज़ाम जो है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट को कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट सर्वप्रथम 2013 में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट नीट को निरस्त करने के लिए रिट दायर कर दी, जिसके डिसीजन में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने नीट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद 2014 और 2015 में नीट नहीं हुआ। 2016 से निरंतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नीट का निरंतर कंडक्ट हो रही है। जो नीट से पहले 15% जो सेंट्रल कोटा है, सेंट्रल पूल है, हर कॉलेज की जो मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी 15% सीटें सेंट्रल पूल में जाती हैं, सेंट्रल पूल में अलॉटमेंट होता है, और 85% स्टेट पूल में अलॉटमेंट होता है। जो सेंट्रल पूल में कोई भी कैंडिडेट अपनी रैंक के अनुसार किसी अदर स्टेट में एडमिशन ले सकता है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। लेकिन जो 85% स्टेट कोटा सीटें हैं, उनमें वो कंसर्निंग स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही रिज़र्व होती हैं। उसमें अदर स्टेट का कैंडिडेट, अलग अलग स्टेट में उनके लिए अलग अलग रूल हैं। कुछ स्टेट में रूल है कि 10th + 12th अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट ने किसी पर्टिकुलर स्टेट से किया है तो वो भी स्टेट पूल के एलिजिबल होगा। कुछ स्टेट्स में केवल 12th ही कंसर्निंग स्टेट से किया है तो वो भी स्टेट पूल के लिए एलिजिबल होगा। जो अब 2012 तक AIPMT 15% सेंट्रल पूल के लिए होता था। 2014 और 15 में भी AIPMT हुआ। AIPMT 2 एग्ज़ाम होते थे। प्री यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, उसके बाद मेंस होता था। 85% जो स्टेट कोटा सीट है, हर एक स्टेट का डायरेक्टर जनरल अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करता था और उसी के अनुसार एडमिशन कराए जाते थे। प्राइवेट कॉलेजेस अपना एग्ज़ाम अलग से लेते थे और उसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आधार पर एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में होते थे। लेकिन 2016 से नीट और 2013 में नीट हुआ, उनमें सभी में अब 15% और सीट जो सेंट्रल पूल की, 85% जो स्टेट पूल की, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट के लिए नीट कंडक्ट होता है। उसी की स्कोर के अनुसार ही एडमिशन लिए जाते हैं। नीट स्कोर का प्रयोग MBBS के अलावा BDS सीट के लिए, आयुष सीट, BMS, BSMS, BUMS और BHMS के लिए यूज होता है। BSc नर्सिंग के लिए यूज होता है और BSc लाइफ साइंसेज के लिए यूज होता है। BBSc के लिए यूज होता है और AH कोर्सेज के लिए नीट स्कोर का ही यूज़ किया जाता है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें MBBS UG की सीट लगभग 55,000 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें 51,000 है। इन 55,000 में से 15% स्टेट सेंट्रल पूल में जाती हैं और 85% स्टेट पूल में रहती हैं। 51% में कोई बार नहीं है। जो 51,000 जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं,
उनमें स्टेट की कोई बार नहीं है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के कंपैरिजन में बहुत कम है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस एक सामान्य इनकम वाला परिवार अफोर्ड करने में डिफ़िकल्टी महसूस करेगा। लेकिन स्टेट कोटा की सीट, स्टेट से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट हैं, उनकी फ़ीस कम होने के कारण एक सामान्य परिवार का भी जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। अब नीट का जो पैटर्न है, नीट पैटर्न जो एग्ज़ाम होता है उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हर एक 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर एक सब्जेक्ट के में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं और सेक्शन बी के 15 में से हम कोई भी 10 अपनी चॉइस के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट के हमें 45 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरह से हर सब्जेक्ट में हमें 45 क्वेश्चन के अगेंस्ट 180 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अगर चारों सब्जेक्ट को हम जोड़ दें तो ये 720 मार्क्स का जो है हमारा एग्ज़ाम होता है। मार्किंग पैटर्न किस तरह का होता है? अगर हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक किया है, सर्कल किया है, तो हमें +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने गलत को कर दिया, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो हमें माइनस मार्किंग होगा। अगर हमने कोई आंसर नहीं दिया किसी क्वेश्चन का, तो उसको 0 मार्क्स होगा। अब अगर क्वेश्चन के आंसर में एक से अधिक आंसर करेक्ट हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, अगर हमें मार्क्स लेने हैं तो किसी ना किसी आंसर को, जो भी करेक्ट आंसर है, उसको हमें गोला करना होगा उसके सामने के सर्कल को। अगर हमने गोला नहीं किया किसी भी आंसर को, तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर हमने करेक्ट ऑप्शन को, मान लिया किसी क्वेश्चन के 2 आंसर करेक्ट हैं, तो हमने 2 में से 1 को के सामने के सर्कल को कलर करना है। अगर हमने किसी भी सर्कल को कलर नहीं किया तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या उसके 4 आंसर में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है या किसी अन्य कारण से उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो सभी कैंडिडेट, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, सभी को +4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अब एग्ज़ाम जो है OMR बेस्ड है। OMR पे सर्किल होते हैं, सर्किल को हमें बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक से कलर करना होता है। और एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स 20 मिनट का होता है। जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है, जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो रूल्स हैं, उसके अनुसार 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी। अगर हमने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो हमारा क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होगा। अगर हमने हिंदी को ऑप्ट किया है तो हमारा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा। अगर हमने शेष जो 11 जो है लैंग्वेज शेष बची हैं, उनमें से किसी भी लैंग्वेज को हमने ऑप्ट किया है तो हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश और कंसर्निंग लैंग्वेज में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने गुजराती को ऑप्ट किया है तो हमारा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में होगा।
अगर हमने उर्दू को ऑप्ट किया तो हमारा पेपर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में होगा। अगर किसी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो इंग्लिश वाला वर्जन करेक्ट माना जाएगा। इसलिए जब आप क्वेश्चन करें और किसी भी क्वेश्चन के ट्रांसलेशन में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आपको इंग्लिश वर्जन देखना है। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या है? जो ओबीसी है, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, उसकी रिजर्वेशन 27% है। जो एससी कैंडिडेट है उनका 15% है। जो एसटी कैंडिडेट है 7.5% है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 10% है। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक होनी चाहिए, उसको हॉरिजॉन्टल कोटा 5% है। ये इस तरह से हमारा रिजर्वेशन पैटर्न है। और ये भी ध्यान देना है कि ये रिजर्वेशन है उन्हीं के लिए, अगर सेंट्रल पूल की सीटें हैं तो रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जिसका सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी कैटेगरी की सेंट्रल लिस्ट में उस कास्ट का नाम हो, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का उस कास्ट का वहाँ नाम हो सेंट्रल लिस्ट में, तभी हमें रिजर्वेशन मिलेगा। अब जो मिनिमम परसेंटाइल, जब एआईपीएमटी थी तो ये परसेंटेज बेसिस पे होता था, अब उसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटाइल में। परसेंटाइल का एक थंब रूल ये मान लिया, 50% परसेंटाइल का मतलब है 50% कैंडिडेट आपसे लो रैंक के हैं। 40 परसेंटाइल का मतलब है 40% जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो आपसे बिलो रैंक के हैं। तो ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40 परसेंटाइल और जनरल ईडब्ल्यूएस के जो पीएच हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए चाहिए। अब जो कट ऑफ मार्क्स है, पिछले कुछ सालों के कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, जैसे 50 परसेंटाइल 2020 में 720 मार्क्स से लेकर 147 तक थे। 2021 में 720 से 138, यानी कि टॉपर 70-20 पे और लास्ट कैंडिडेट 50 परसेंटाइल वाला 138 पे। 2022 में 715 से 117 और 2023 में 720 से 137। ऐसी 45 परसेंटाइल 2020 में 146 टू 129, 2021 में 137 से 122, 2022 से 116 से 105, 2023 में 136 से 121। 40 परसेंटाइल 146 से 113, 137 से 108, 2022 में 116 से 93 और 2023 में 136 से 107। यानी कि लास्ट कैंडिडेट के जो मार्क्स थे वो लास्ट में दिए गए, जैसे 20 में 147 50 परसेंटाइल वाला था, 45% 129 परसेंटाइल वाला लास्ट कैंडिडेट, और 40 परसेंटाइल जो है 113 पर थी। अब ये जो परसेंटाइल, जैसे हमने अभी देखा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40 परसेंटाइल चाहिए और जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीएच के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए। यहाँ ये हम अगर 2020 का ये देखें, इसमें जो है 50 परसेंटाइल का लास्ट कैंडिडेट 147 पर था और 129 पर 45 परसेंटाइल थी और 40 परसेंटाइल 113 से। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ओबीसी कैंडिडेट को तो काफ़ी कम मार्क्स चाहिए हैं, 146 टॉपर हुआ और 113 ये जो है सबसे कम वाला हुआ। ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि ये जो है टॉपर 146 पे हुआ, क्योंकि एक जनरल है, 50 परसेंटाइल जनरल है, जनरल ओपन टू ऑल होता है।
तो इस 50 परसेंटाइल में ओबीसी के कैंडिडेट भी होंगे, एससी कैंडिडेट भी होंगे, एसटी कैंडिडेट भी होंगे और एसटी कैंडिडेट भी होंगे और जनरल कैंडिडेट यानी कि ओपन कैटेगरी है, ये सब कैंडिडेट 50 परसेंटाइल में होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है, अगर मान लिया हमारे 10,000 कैंडिडेट बैठे अपीयर हुए एग्ज़ाम में 10,000, तो 50 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल का मतलब 50% कैंडिडेट आपके नंबर से नीचे हैं। इसका मतलब ये जो 5,000 कैंडिडेट 50 परसेंटाइल वाले हैं। 45 परसेंटाइल 4500 हैं, 4,500 हैं और 40 परसेंटाइल वाले 4,000 हैं। तो अब जो कैंडिडेट बिटवीन 50 और 45 हैं वो 500 हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी थी 50% जनरल EWS और जनरल EWS 45, ये था जनरल EWS PH वाला 45 परसेंटाइल पे। तो जो 50 परसेंटाइल हैं इसमें जनरल नहीं होगा, इसमें ST SC ST OBC और EWS कैंडिडेट होंगे 45 में से। तो ये जो नीचे परसेंटाइल 45 परसेंटाइल है, ये वाले इसमें से जितने EWS के होंगे 500 में से, ये उनके लिए है क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि जो अगर इससे हायर वाले होंगे वो सब जनरल में सेलेक्ट हो चुके होंगे, क्वालिफाई कर चुके होंगे। इसी तरह से अगर हम 40 और 50 परसेंटाइल का डिफरेंस देखें वो 1000। 40 परसेंटाइल है SC ST और OBC के लिए, तो ये SC ST OBC जो 50 परसेंटाइल और 40% के बीच में वो हैं, इसमें SC ST OBC सभी होंगे, लेकिन जो जिनकी रैंक अधिक होगी वो 50 परसेंटाइल में पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए वो उनका जो है 50 परसेंटाइल में बहुत बड़ा हिस्सा इस 50 परसेंटाइल में है। अब अगर हम इसको ईयर वाइज कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए एक आइडिया लें, तो 2020 में जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो 13.67 लाख हुए, 2021 में 15.44 लाख हुए अपीयर, 2022 में 19.04 लाख हुए और 2023 में 20,024 लाख हुए। अब आप इससे देख लेते हैं ट्रेंड जो है हर वर्ष अपीयरिंग कैंडिडेट का बढ़ रहा है। अब हम एक ये भी जो 50 परसेंटाइल कितने लोग, कितने बच्चे, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, 50 परसेंटाइल जो अपीयर हुए उनमें 50 परसेंटाइल यानी कि 50% तो क्वालिफाई करके आपके जनरल में, उसके बाद जो शेष बचे 45 और 40 परसेंटाइल, इसका मतलब कि 55% टू 60% कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। अगर आपके 20 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के आसपास, मोर देन 11 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन हमारे पास अगर इससे 11 लाख से हम कंपैरिजन कर लें अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए, तो वो केवल हमारे पास 55,000 है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपटीशन बहुत ही सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी है और सीरियसनेस के साथ ही अपीयर होना है। अब काउंसलिंग जो प्रेजेंट में काउंसलिंग की जा रही है, 50% परसेंटाइल 50% जो हमारी सीटें हैं सेंट्रल कोटे की, उनकी काउंसलिंग MCC द्वारा की जा रही हैं, मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा, और जो रिमेनिंग 85 स्टेट कोटा सीट हैं उनकी कंसर्निंग स्टेट के डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ द्वारा की जा रही है। अब अगर हम रैंक के हिसाब से अब देखें पिछले सालों का, कुछ सालों का ट्रेंड कि हमें कितनी रैंक लानी है, कितनी रैंक हमारी अप्रोक्सीमेशन है,
मतलब सबसे कम से कम रैंक कितनी होनी चाहिए ताकि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो वो अप्रोक्सीमेशन है, इस पर स्टिक नहीं करना है, ये अप्रोक्सीमेशन है। जैसे फॉर जनरल के लिए हमें रैंक होनी चाहिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 तक। 20,000 तक हमें कोई भी कॉलेज मिल सकता है, मतलब कोई भी कॉलेज मिले, सबसे लास्ट कॉलेज मिल सकता है जिसके चॉइस ना आई हो। मतलब ऐसी ओबीसी कैंडिडेट देखें तो अप्रोक्सीमेट 22,000 तक मिल सकता है, 22,000 रैंक तक। और ईडब्ल्यूएस भी 22,000 रैंक तक हमें मिल सकता है। एससी कैंडिडेट के लिए अप्रोक्सीमेट 1,00,000 रैंक अगर हमारी आ जाए तो सेंट्रल पूल के 15% में से हमें मिल सकता है। और एसटी कैंडिडेट लगभग 1,30,000 के आसपास, जो सेंट्रल पूल की 15% सीटें हैं, उनको हमें कोई कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। स्टेट कोटे की जो सीटें हैं उनके अलग काउंसलिंग होती है, वो इस रैंक से लास्ट कैंडिडेट कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। वो स्टेट पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। अब अगर कैंडिडेट्स की रैंक पे डिपेंड करता है। अब रैंक विद मार्क्स, अब 2 साल का हमने ये लिया है कि हमें एक अंदाज़ा लग जाए कि किस रैंक पे कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आती है। अगर हम 2020 का देखें, 22 का, तो जो टॉपर थे उनकी रैंक थी फर्स्ट रैंक 715 पर, 715 नंबर पर, 720 में से 715 पर उनकी रैंक थी। ये जो आपका 650 पे 4371 थी। एक ही मार्क्स पे, एक ही सेम मार्क्स पे बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। ऊपर जो अधिक मार्क्स होते हैं, जिनके टॉपर्स लिस्ट में एक सेम नंबर पे कम, सेम मार्क्स पे कम कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मार्क्स नीचे की तरफ बढ़ते हैं, कम मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे ही एक मार्क्स पे बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, टाई हो जाता है उनमें। अब अगर हम देखें कि 600 रैंक थी 21,053 पर, 21,053 पर। इट मीन्स कि हमें ओबीसी, अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जनरल में है तो हमको मार्क्स चाहिए 600 से ऊपर। अगर हम एससी कैंडिडेट हैं तो हमें मार्क्स चाहिए की आवश्यकता थी 2022 में 480 से ऊपर। और अगर हम एसटी कैंडिडेट हैं तो हमें मार्क्स चाहिए थे 450 से ऊपर। इसी प्रकार 23 में देखें हम तो जो टॉपर हैं उनके 100% मार्क्स थे, 720 में से 720। और इसी तरह से अगर 650 पे देखें तो एक रैंक थी 7,228। इस रैंक पर बहुत सारे बच्चे और भी हैं। अगर हम यहाँ से देखें कि 615 पर अगर हम जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो हमें 615 के आसपास मार्क्स चाहिए। अगर हम एससी कैंडिडेट है तो 480 एंड मोर। अगर हम एसटी कैंडिडेट हैं तो लगभग 450 मार्क्स हमको एग्ज़ाम में लाने हैं। अब इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अभी नेशनल जो मेडिकल कमीशन है उसने एक रेगुलेशन जारी किया है। उस रेगुलेशन का नाम है ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं GMER 23। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जो हमारा काउंसलिंग में चेंज किए हैं, एलिजिबिलिटी में चेंज किए हैं, टाई ब्रेकिंग में चेंज किए हैं। अगर सेम मार्क्स हों तो यहाँ पे जो टाई ब्रेकिंग, अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स हैं, उनको आप किसकी रैंक ऊपर होगी किसकी नीचे होगी, इसको उन्होंने, पहले रूल्स अलग थे, अब उन्होंने उसको रूल्स को कुछ चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। अब GMER 23 के अनुसार जो टाई ब्रेकिंग होगी, सबसे पहले हम, अगर सेम मार्क्स हैं तो सबसे पहले देखेंगे फिज़िक्स के मार्क्स। जिस बच्चे के फिज़िक्स में मार्क्स अधिक होंगे उसकी रैंक ऊपर होगी, जिसके कम होंगे उसकी नीचे होगी। अगर फिज़िक्स के मार्क्स भी सेम है तो फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स। केमिस्ट्री का जो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो ऊपर होगा, उसकी रैंक ज़्यादा होगी, और जिसके कम होंगे उसकी रैंक कम होगी। फिर देखेंगे
बायोलॉजी के मार्क्स। बायोलॉजी में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसकी रैंक ऊपर होगी और जिसके कम होंगे उसकी रैंक नीचे होगी। अगर फिर भी टाई ब्रेकिंग होता है, अगर ये कंडीशन भी अप्लाई करने के बाद टाई ब्रेकिंग रह जाता है, तो फिर हम कंप्यूटराइज सिस्टम अपनाएंगे। कंप्यूटराइज जो मैनुअल कोई इंटरफेरेंस ना हो, और उसे लॉटरी सिस्टम से हम नाम निकालेंगे, और जिसका नाम निकलेगा, पहले निकलेगा, वो रैंक में ऊपर होगा, और जिसकी बाद में होगा, जिसका वो उसकी रैंक नीचे होगी। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एग्ज़ाम में बैठने की एलिजिबिलिटी है 17 साल का होना चाहिए, 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए एग्ज़ाम के समय, या जिस साल उसको एडमिशन लेना है उस साल के 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर पहले या 31 दिसंबर तक उसको 17 साल का हो जाना चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, 17 साल के बाद किसी भी एज का कैंडिडेट जो है अपीयर हो सकता है। आप जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है 10+2 या इक्विवेलेंट पास्ड होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के साथ। पहले इनकी परसेंटेज भी थी कि जनरल के लिए कितनी परसेंट होना चाहिए, अब उस EWS के लिए कितनी होनी चाहिए, और आपके OBC SC ST के लिए कितनी परसेंट होनी चाहिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, लेकिन अब उस परसेंटेज को ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक जो काउंसलिंग होती है वो 15% काउंसलिंग, 50% सीटें के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीटों के लिए, और प्राइवेट कॉलेज की सीटों के लिए सेंटर MCC कराता है, और 85 सीटों के लिए कंसर्निंग स्टेट के डायरेक्टर जनरल हेल्थ कराते हैं। लेकिन अब GMER में इसको परिवर्तित किया जा रहा है। अब एक कॉमन काउंसलिंग होगी, स्टेट काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, सभी काउंसलिंग जो है सेंटर कराएगा। नेशनल काउंसिल कमीशन जो है इसके लिए अलग से या तो MCC को ही दे या किसी अन्य संस्था से करा सकता है। इसी प्रकार NTA जो एग्ज़ाम लेता है, वर्तमान में NTA लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको भी नेशनल मेडिकल कमीशन चेंज कर सकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अब आपको 3 साइटें नीचे दी गई हैं जिनको आपको निरंतर संपर्क में रहना है। जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन जारी हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन नीट में किए जा रहे हैं, वो नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा किए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन की वेबसाइट है www.nmc.org.in। अभी वर्तमान में जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। उसकी वेबसाइट है neet.nta.nic.in। आपको अगर सिलेबस देखना है तो आप नीट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन देखने तो आप NMSC की साइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको वर्तमान में जो काउंसलिंग करा रहा है मेडिकल काउंसिल कमेटी करा रही है, उसकी वेबसाइट है mcc.nic.in। आपको तीनों वेबसाइट आपको MCC से मिल सकता है कि पिछले सालों का जो अलॉटमेंट है वो मिल सकता है, आपको एक आइडिया लग सकता है किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। नेशनल टेस्ट नीट NTA की साइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न मिल जाएगा, आपको वहाँ पे उसका प्रोस्पेक्टस है। दूसरे आपकी जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब NMC की साइट पे मिल जाएंगे, nmc.org.in। आप तीनों साइट के संपर्क में रहिए, आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। अब जब आप तैयारी शुरू करेंगे नीट की, आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें, तत्काल शुरू करें, तो सबसे पहला काम है आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको अपना जील बनाए रखना है, जोश बनाए रखना है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। अब सिलेबस क्या है वो NTA की साइट पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न प्रोस्पेक्टस कुछ आपको बताया गया है, बाकी आप डिटेल में देखना चाहें तो nta.nic.in की साइट पर जाकर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट है आप जब तैयारी करें तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले फॉर स्टडीज़ टाइम मैनेजमेंट करें। आपके 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है नीट, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी का एग्ज़ाम होता है। सभी के मार्क्स सेम हैं,
180 के सभी पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट से आता है, इसलिए सभी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आपको उसी के अनुसार टाइम मैनेजमेंट करना है, सभी को समय देना है, रोज़ देना है। आप हर सब्जेक्ट का, आप हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो उसको बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट बेस, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको NTA नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना लगभग असंभव है। इसलिए आप सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्लियर करते हुए पढ़िए। आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, आपको रिवीजन पे मेन फोकस करना है। जब आप पढ़ लें तो उसको बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, किसी भी किताब को आप पढ़िए, बार बार आपको कुछ ना कुछ उससे नॉलेज की प्राप्ति होगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी स्पीड आपको बढ़ानी है। आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्वतः ही स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपका टाइम बाउंड पेपर होता है 3 घंटा 20 मिनट का। आप उसी में पेपर को 100% करना होता है। नेक्स्ट है, सबसे लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो अपनी स्ट्रेटेजी बना के जाएं कि आपको कौन सा पेपर पहले करना है, कौन सा जो है बाद में करना है, किसको कितना टाइम देना है, वो स्ट्रेटेजी बना के जाएं। उसी पे फोकस कर रखे, लेकिन वहाँ पे इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको परिवर्तित भी करने की प्लानिंग करके जाएं कि मुझे किस तरह से एग्ज़ाम को सोल्व करना है। इन जनरल बायोलॉजी के जो पेपर होते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, उसका पेपर जल्दी सोल्व किया जा सकता है। केमिस्ट्री का पेपर में न्यूमेरिकल कम आते हैं कंपैरेटिवली। फिज़िक्स, उसको वो भी थ्योरेटिकल अधिकतर आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा बायोलॉजी से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। और फिज़िक्स तो 90 to 100% न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए उसको अधिक समय की आवश्यकता है। उसी तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करके एग्ज़ाम में बैठें। अभी हम अपनी साइट पर नीट UG से संबंधित फिज़िक्स की स्टडी करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश करेंगे कि AIPMD 2010 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चंस हम साथ साथ चैप्टर के साथ साथ सॉल्व करते चलें, ताकि आपको शुरुआती लेवल से ही आपको ये आइडिया लग सके कि किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में आते हैं, और अब उसी के अनुसार, उसी पैटर्न के अनुसार आप अपनी तैयारी रखें। आप और हम आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें, आज से ही, अभी से ही, और तुरंत हम अपना काम स्टार्ट कर दें, ताकि हम समय से अपना सिलेबस पूरा कर लें, उसका भली भांति रिवीजन कर लें, हमारी प्रैक्टिस 100% प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।